नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं एडवोकेट राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एक और नए टॉपिक पर। इस टॉपिक में बात करूंगा क्रिमिनल केस की जो प्रोसीडिंग होती है वो क्या क्या होती है। जितने भी नए लॉ स्टूडेंट है या जितने भी नए जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, जब क्रिमिनल केस फाइल होता है तो उसमें एफआईआर से लेकर क्या क्या स्टेजेज होती है जो कि उस अपराधी को उससे भुगतना पड़ता है कि किन स्टेज से उनको चल कर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करूंगा क्रिमिनल स्टेज के बारे में। सबसे पहले आपको पता है, अगर कोई भी अपराध हुई, कोई भी घटना हुई तो पुलिस थाने में उसकी होगी शिकायत, और शिकायत के बाद में उस पर लिखी जाएगी एफआईआर। ठीक है, अब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर हो गई तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी एफआईआर करने के बाद में। तो पहली स्टेज हो गई एफआईआर, किसी भी शिकायत की एफआईआर। एफआईआर के बाद में होती है गिरफ्तारी। अगर कहीं भी ऐसा मामला होता है कि व्यक्ति गिरफ्तारी जरूरी है तो वहां पर होगी व्यक्ति गिरफ्तारी। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पेश करना होगा कोर्ट में। जो भी उसके पास में न्यायालय है, कोर्ट है, उसके समक्ष उसे पेश करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि अगर मामला ऐसा है जहां पर उस व्यक्ति से कुछ छानबीन करने की जरूरत है या फिर कुछ पूछताछ करने की जरूरत है, तो यहाँ पुलिस जब उसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगी तो जो पुलिस है वो कोर्ट से मांग सकती है रिमांड। आपको पता होना चाहिए रिमांड भी, कि कोर्ट रिमांड कब मांगती है, जब गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, पुलिस उसे करेगी न्यायालय के समक्ष पेश। और पेश करने के दौरान अगर पुलिस को लगता है कि इसने कोई चोरी का अपराध किया है तो उससे कोई बरामदगी करनी है, उससे कोई पूछताछ करनी है, या इसने कोई जघन्य कोई अपराध किया है तो ऐसे में उससे पूछताछ की जरूरत है, तो ऐसे में पुलिस मांग सकती है कस्टडी। अब आपको बता देता हूँ कि जो पुलिस कस्टडी, जो रिमांड की अवधि होती है वो 15 दिन की अधिकतम अवधि होती है, लेकिन कभी भी पुलिस एक साथ ही 15 दिन की अवधि नहीं मांग सकती। ठीक है, वह 2-3 दिन की अवधि स्टार्टिंग में लेगी। अगर उसमें लगता है कि अभी ये जो समय कम है तो उसमें वो दोबारा फिर न्यायालय आकर कोर्ट से दोबारा मांग सकती है। ठीक है, तो ऐसे में जब रिमांड की अवधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद में लगती है बेल एप्लीकेशन। ठीक है, जमानत याचिका। आपको पता हो गया कि पहले लग गई एफआईआर, एफआईआर के बाद में उसे पेश करना हुआ कोर्ट में। कोर्ट में अगर ऐसा कोई मामला था कि उससे पूछताछ करनी है तो उसे लिया जाएगा रिमांड। अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो उसकी लगाएगी लगेगी जमानत की याचिका। ठीक है, जो कि आपको पता है सीआरपी सेक्शन 437 में जमानत अपन कोर्ट्स में लगाते हैं। उसमें अगर मामला 2-3 साल से कम वर्ष का कोई जुर्माने से संबंधित है या अपराध से संबंधित है तो जो म्यूनसिप कोर्ट है वहीं से उसको जमानत मिल जाती है। लेकिन अगर कोई मामला 7 वर्ष के अपराध से संबंधित है, ठीक है, तो ऐसे में तो उसके बाद में जमानत लगती है उसके सेशन कोर्ट में। म्यूनसिप कोर्ट से, जो निचले वाले कोर्ट से उसकी जमानत खारिज हो जाती है तो उसके बाद में जमानत लगती है उसके सेशन कोर्ट में। ठीक है, सेशन कोर्ट में जब उसकी जमानत मिल जाती है तब व्यक्ति को कोर्ट से रिहा कर जाता है। उसकी मतलब उसे जेल नहीं भेजा जाता, उसे अपनी बेगुनाह साबित करने के लिए उसे टाइम दे दिया जब तक कि केस उसका चल रहा है। अब ऐसे में जब उसकी जमानत हो गई तब उसके बाद में पेश होगी कोर्ट में चार्जशीट। अब आपको बता दूं कि जो छोटे अपराध होते हैं उसमें जो लिमिटेशन होती है चार्जशीट पेश करने की वो होती है 60 डेज। ठीक है, और जो 7 साल से अधिक कोई जुर्म है उसमें जो चार्जशीट पेश करने की लिमिटेशन होती है वो होती है 90 दिन की। 90 दिन के अंदर अंदर उनको चार्जशीट पेश करनी होगी। अगर ऐसे में कोई नहीं करता, 60 दिन 90 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं होती और ऐसे में कोई जो गुनेगार है, जो अक्यूज्ड है, वो अगर पुलिस की गिरफ्तारी में है या जेसी में, जेल में है, तो उसे डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। ठीक है, तो ये स्टेजेस होगी। अब इसके बाद में आती है फ्रेम ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्जशीट पेश हुई उस चार्जशीट के आधार पर उस व्यक्ति पर चार्ज लगाया जाता है कि आपने क्या क्या जुर्म करा, आपने क्या क्या अपराध करा। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली एक और बड़ी बात है कि जब चार्जशीट में कहीं सारे डॉक्यूमेंट पेश होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा पार्ट चार्जशीट में आता है। यहाँ पर अगर किसी का कोई वकील हो जिसमें उस अक्यूज के खिलाफ अगर कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी धारा लगाई गई है जिसका उसमें कोई रोल नहीं है, तो वह फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर बहस करके वहां से उन सेक्शन को निकलवा सकता है। ठीक है, तो इसके पास आपके जो वकील साहब होते हैं या जो भी स्टूडेंट है उनको समझना जरूरी है कि चार्ज जब लगाया जाता है वहां पर एक आपके पास में हथियार बचता है। ठीक है, वहां पर अगर आप कुछ अच्छा करो या कुछ अच्छी अपनी तैयारी रखो तो वहां पर आपको सेकंड हटवा सकते हो, जो कि बाद में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज लग गया उसके बाद में प्रक्रिया चलती है ट्रायल की। ठीक है, उसके बाद में एविडेंस होते हैं, गवाह होते हैं। ठीक है, प्रोसिक्यूशन के भी होते हैं और डिफेंस के भी होते हैं। ठीक है, दोनों के सवाल जवाब होते हैं, जहां पर चीफ एग्जामिनेशन होती है जो कि गवर्नमेंट वकील साहब करता है। ठीक है, और उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन चलते हैं। ये ट्रायल का ही पार्ट है, एविडेंस का पार्ट है। ठीक है, अब जब आपका पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, सभी के गवाह, जो भी जितने भी गवाह होते हैं उन सभी के बयान ले लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है बयान मुलजिम, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज।
एग्जामिनेशन जो अक्यूज है, जो अपराधी है, उसको बुलाया जाता है, ठीक है। जिसे अपराधी बनाया गया उसे बुलाया जाता है और उसके बयान लिए जाते हैं कि आपके ट्रायल के दौरान ये बयान हुआ है, आप पर ये जुर्माना, मतलब आप पर ये जो आपने जुर्म किया है ये है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अब जो अक्यूज है वह अपनी शिकायत, मतलब जो रिप्लाई है उसमें कहता है कि जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे गलत है और मैं प्रतिरक्षा में अपने डिफेंस प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो वहां पर डिफेंस एविडेंस उसके बाद में प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। जब अक्यूज के बयान ले लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो डिफेंस एविडेंस अगर प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद में जो प्रक्रिया चलती है वो चलती है बहस की। जितने भी एविडेंस हुए, जो भी चार्जशीट पेश हुई, जो भी एफआईआर पेश हुई, चार्जशीट में जितने भी दस्तावेज पेश हुए, ठीक है, जो भी एविडेंस करवाए, चीफ एग्जामिनेशन जो भी हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके आधार पर फिर डिफेंस एविडेंस के आधार पर जो भी उन्होंने अब तक का प्रस्तुत किया, सारा का सहारा उसमें बहस में आता है। दोनों वकील, पीपी साहब जो गवर्नमेंट वकील है उनके समक्ष और जो डिफेंस के वकील हैं, एक्यूज्ड के वकील है, वो दोनों बहस करते हैं उन पर कि क्या ये मुकदमा मेरे अपराधी को जुर्म का शिकार बना रहा है नहीं बना रहा है, मतलब इसमें जुर्म साबित होता है या नहीं होता। कहीं पर भी अगर कोई संदेह है तो ऐसे में मामला कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब जब आपकी बहस कंप्लीट हो जाती है तो अगली जो स्टेज होती है वो होती है जजमेंट की। कोर्ट द्वारा जजमेंट पारित किया जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या सजा या अपराध पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं आपको कि सबसे पहले होती है एफआईआर। एफआईआर के बाद में होती है, मतलब अगर कोई अपराध हुआ है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार तो होगा ही, ठीक है। एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद में गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद में बेल होगी, बेल अगर उस समय नहीं हो तो उसके बाद में जब चार्जशीट पेश होगी, ठीक है, तो उसके बाद भी बेल लगाई जा सकती है। चार्जशीट पेश होने के बाद में होगा उसका फ्रेम ऑफ चार्ज, उस पर चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। चार्ज लगाने के बाद में सारा का सारा मामला चलेगा ट्रायल में। उस सभी को मतलब अधिकार दे रखा है कि आप, अब आपके पास में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। आप अपने आप को जो आप गुनहगार हो तो साबित कर दो, और जो आपके वकील साहब है यहीं पर उन वकील साहब की काबिलियत दिखती है, जो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में जिस तरह गवाहों से पूछताछ करते हैं, तो यहाँ पर उनकी काबिलियत दिखती है कि कितना अच्छे से आप उनके सवाल पूछते हैं और आपको साबित करता है कि आप बेगुनाह हो, ठीक है। अब एविडेंस चल गया, एविडेंस के बाद में जो होगा वो होगा बयान मुलजिम। मुलजिम के बयान लिए जाएंगे ऑन रिकॉर्ड, उससे पूछा जाएगा आपके खिलाफ ये अपराध आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। फिर डिफेंस एविडेंस प्रस्तुत हो सकता है, अगर वो करना चाहे तो उस पर बहस चल सकती है। उसके बाद में चलेगी बहस, बहस के बाद में होता है जजमेंट, ठीक है। अब जब निर्णय, अगर मान लीजिए कोई जजमेंट ऐसा आता है जिसमें आपको अपराधी साबित कर दिया जाता है या फिर आपको दोष मुक्त साबित कर दिया जाता है, ठीक है। अगर उसको दोष मुक्त भी साबित कर दिया जाता है या उससे अपराधी साबित कर दिया जाता है, तो ऐसे में दोनों ही मामलों में अपील प्रस्तुत की जा सकती है, रिवीजन प्रस्तुत की जा सकती है, ये आगे आपको हथियार दे रखे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्टेजेज है वो सिंपल आपको समझनी है। जितने भी नए लॉ एडवोकेट है, जितने भी जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इतना समझना है जो मैंने अभी तक आपको बता रखा है, ठीक है। स्टेजेज होती हैं क्रिमिनल केसेस की, हर मामले के अलग अलग होती है। जैसे अगर वो चेक बाउंस का मामला आ गया, कोई रोड एक जो एक्सीडेंट का मामला आ गया, तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी स्टेज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में अपन उस पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप इस चीज़ को समझें कि कैसे क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में। चलो मिलते हैं आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।